बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो सबसे पहले हम जो है ना आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में देखेंगे। पता नहीं, मेरा ख़्याल ये मार्कर जो है ना वो ठीक नहीं लिख रहा, तो कोई और मार्कर ले लेते हैं। सबसे पहले जो है ना वो हम आइडियोलॉजी देखेंगे। ठीक है, आइडियोलॉजी क्या है पाकिस्तान की। ठीक है, इसी में हम टू नेशन थ्योरी जो है उसको भी हम देखेंगे कि ये कौन सी थ्योरी है, क्या मतलब है इसका। फिर हम जो है ना वो रोल ऑफ कायद-ए-आज़म देखेंगे कि कायद-ए-आज़म का क्या रोल था पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद उनका क्या रोल था। तो फिर हम जो है ना वो जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो हमारा होगा डेमोक्रेटिक एंड आपका पॉलिटिकल एवोल्यूशन जो है ना आपका, वो हमारा मेन टॉपिक होगा आज का। ये टॉपिक है काफ़ी जो है ना वो बड़ा सा टॉपिक है, तो आज शायद हम इस टॉपिक को कंप्लीट ना कर पाएँ। इसके लिए 2 क्लासेस तकरीबन कम से कम चाहिए होंगी। तो हम कोशिश करेंगे कि आज इस टॉपिक को तकरीबन जितना हो सकता है उतना कर लें। बाकी जो है ना फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहली बात तो ये कि हमारा हम आइडियोलॉजी देखते हैं, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या चीज़ है। इसकी जो सबसे बेसिक्स चीज़ें जो इसकी जो जो आप कह सकते हैं इसके जो फीचर्स हैं या इसके आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी है क्या चीज़? आइडियोलॉजी जो है ना, आइडियोलॉजी सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी नहीं है। डेफिनेशन में आपको ऐसे अब मैं आपको लफ्ज़ ब-लफ्ज़ नहीं पढ़ के बताऊँगा। ऐसे आपको मैं समझाऊँगा कि आइडियोलॉजी का क्या मतलब होता है। देखें, आइडियोलॉजी का मतलब होता है एक ऐसा नज़रिया, जिस नज़रिए की बिना पर आप एक अलग मुल्क का जो है ना मुतालबा करते हैं कि भई मुझे एक अलग मुल्क चाहिए, ठीक है? या आपकी और भी कोई डिमांड हो सकती है, ठीक है? आप अपनी आइडियोलॉजी को लेकर जो है ना और भी कोई डिमांड कर सकते हैं कि भई मिसाल के तौर पर जो है ना अमेरिका की आइडियोलॉजी है कि हम डेमोक्रेसी को जो है ना वो डेमोक्रेसी हमारी आइडियोलॉजी है, तो वो फिर क्या करते हैं, वो जो है ना आगे अपनी इस है ना आइडियोलॉजी की बिना के ऊपर आगे दूसरे मुल्कों के ऊपर जो है ना वो अटैक करते हैं, ठीक है? आपने देखा कि अमेरिका जो है ना जब आज़ाद हुआ और अमेरिका जब जो है ना थोड़ा-सा बढ़ा, उसके जो है ना जो स्टेट्स थी उसके अंदर इज़ाफ़ा हुआ, तो तब अमेरिका ने जो है ना वो इम्पीरियलिज़्म शुरू कर दिया था। दूसरे मुल्कों के ऊपर जो है ना उसने अटैक्स शुरू कर दिए थे और जो उसमें वो जस्टिफ़िकेशन पेश किया करता था, वो अपनी आइडियोलॉजी पेश किया करता कि मेरी आइडियोलॉजी ही ये है कि मैं जो है ना वो दूसरे मुल्कों के ऊपर अटैक करूँ। किस बिना पर? अगर वो कोई मोनार्की है, तो मैं मोनार्की के ऊपर अटैक करके उसको जो है ना वो फ्रीडम दिलवाऊँ। तो ये अमेरिका की जो है ना वो थी, आइडियोलॉजी थी। इसी आइडियोलॉजी की बेस के ऊपर अमेरिका अटैक्स करता था दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर। इसी आइडियोलॉजी की बेस के ऊपर जो है ना अमेरिका ने अपने कॉन्टिनेंट को डबल किया, ट्रिपल किया और आप देखते हैं कि ये अमेरिका का एक जो है ना एक कॉन्टिनेंट है। ये पूरा का पूरा जो है ना अमेरिका ने अपने जो है ना वो कब्ज़े में कर लिया। काफ़ी जगहों पर यहाँ पर जो है ना इसने मेक्सिको है, फिर यहाँ पर जो है ना आपका वाशिंगटन है, कैलिफ़ोर्निया है, यहाँ पर उसने जो है ना अपनी जो है ना वो आइडियोलॉजी की बिना पर जिसको हम आपने सुना होगा, हम कहते हैं मैनिफेस्ट डेस्टिनी। ये मैनिफेस्ट डेस्टिनी इस आइडियोलॉजी का नाम था, ठीक है? और इसी की बिना पर अमेरिका ने फिर पूरी दुनिया के अंदर आपने देखा कि उसने काफ़ी जगहों पर जो है ना वो इम्पीरियलिज़्म की पॉलिसी अपनाई। तो इसी तरह से आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है। आप आइडियोलॉजी को लेकर कुछ भी डिमांड कर सकते हैं दुनिया के सामने कि भाई मेरी जो है ना आइडियोलॉजी वो ये है कि मैं मुसलमान हूँ। अब यहाँ पर मैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की बात करने लगा हूँ। तो मेरी आइडियोलॉजी यही है कि भाई मैं एक मुसलमान हूँ और मैं हिंदुस्तान में माइनॉरिटी में हूँ और हिंदू ऑपरेशन भी है मेरे ऊपर। तो मेरी जो है ना जो मज़हब है मेरा, वही मेरी आइडियोलॉजी है और मेरा मज़हब मुझे कहता है कि भई नमाज़ पढ़ो, अज़ान दो। लेकिन मसला ये है कि भाई मैं इस मुल्क में हिंदुस्तान के अंदर मैं अज़ान नहीं दे सकता, नमाज़ नहीं पढ़ सकता, अपनी इबादतें नहीं कर सकता क्योंकि मैं माइनॉरिटी में हूँ, मैं अक़लियत में हूँ। तो मुझे अपनी इस आइडियोलॉजी की बिना पर एक अलग सूबा चाहिए। वो अलग मुल्क होगा, उस अलग मुल्क के अंदर मैं अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर पाऊँगा। यही हमारा मेन मुद्दा था। आपने देखा होगा, ये आइडियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। आपने देखा था कि कॉन्सेप्ट था एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। नेशन स्टेट यानी कि एक नेशन होनी चाहिए और एक स्टेट होनी एक हर नेशन के लिए एक स्टेट अलग से एक स्टेट होनी चाहिए। तो मुसलमान आपने देखा कि एक नेशन बन रहे नहीं थे।
क्योंकि मुसलमान जो थे वो आप देखते हैं बहुत से बलोची थे, सिंधी थे, ठीक है, पंजाबी थे, उसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग थे। तो उनकी जो है ना वो एक नेशन बन रही नहीं थी। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि नेशन कभी भी इस बिना पर नहीं बनती कि जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ना कास्ट सेम हो। लैंग्वेज, आपकी जो लैंग्वेज होती है वो भी मैटर करती है, आपका कल्चर ये भी मैटर करता है, आपके जो है ना वो आपकी जो है ना लैंग्वेज मैंने आपको बता दी, आपका जो है ना रिलीजन ये भी मैटर करता है। तो अब जो नेशन थी वो नेशन कास्ट की बिना पर नहीं बन रही थी, वो नेशन लैंग्वेज की बिना पर नहीं बन रही थी। हाँ, लैंग्वेज का एक फैक्टर था ज़रूर, लेकिन मोस्टली वो डोमिनेंट लैंग्वेज नहीं थी उस वक्त। एक कल्चर का भी जो है ना बिल्कुल भी वो नहीं, क्योंकि बलोचों का कल्चर अलग है, पंजाबियों का अलग कल्चर है, पठानों का फिर अलग कल्चर है। लेकिन इन सब में जो मेन जो बुनियादी चीज़ थी, जो कॉमन चीज़ थी, वो रिलीजन था। तो इसीलिए रिलीजन ने की मदद से एक नेशन बनी है, और उस रिलीजन की बेस के ऊपर इन्होंने एक अलग स्टेट की डिमांड की। यही थी हमारी आइडियोलॉजी कि भाई हमारा नज़रिया यही है कि हम सब मुसलमान हैं, जितने भी मुसलमान हैं हम, तो हम सबको अपने रिलीजन को फ्रीली आज़ादी के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमें एक अलग कंट्री चाहिए। तो यही हमारी आइडियोलॉजी है। तो आइडियोलॉजी का मतलब समझ में आया कि भाई एक नज़रिया, ऐसा नज़रिया कि जो नज़रिया जो है ना वो आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, ऐसा नज़रिया जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। जैसे कि आपका रिलीजन है ना, अगर कोई बंदा ये कहता है कि भाई मुझे रिलीजन को अपने जो है ना आज़ादी के साथ अपना रिलीजन चूज़ करने की जो है ना मुझे इख्तियार होना चाहिए, तो फिर उसका ये जो नज़रिया है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। क्योंकि रिलीजन की बिना पर आप हमेशा से देखते हैं कि हमेशा से रिलीजन इस दुनिया के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है, जिसने लोगों के नज़रियात को तब्दील किया है, जिसने लोगों के कल्चर के अंदर जो है ना वो रेनोवेशन किया है। तो यही वो आइडियोलॉजी है जिस आइडियोलॉजी को हम डिस्कस करते हैं। अब इस आइडियोलॉजी की बेसिक्स क्या हैं, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो जो भी आप कहें तो वो फिर मैं आपको बता दूंगा कि हमारे कुछ एक ही जो है ना कुछ हमारे मखसूस जो है ना वो इसके बेसिक्स हैं। वो क्या है कि सबसे पहली बात हमारी के फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, यानी कि हम जो इस्लाम की बुनियादी चीज़ें हैं उन सब पर हम जो है ना यकता हैं। बलोच है, सिंधी है, पंजाबी है, पठान है, तो वो जो इस्लाम है उसके जो उसूल है, बुनियादी उसूल हैं, उनमें वो एक ही है। अब क्या है, सिर्फ यही नहीं, कौमें ही नहीं ना, सिर्फ आप देखते हैं सेक्टेरियनिज्म भी है। सेक्टेरियनिज्म जो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, सेक्टेरियनिज्म में आप देखते हैं कि काफ़ी इख्तलाफात होते हैं लोगों के बीच में, डिसेंट ऑफ जो है ना ओपिनियन होता है। कोई बंदा बोलता है भाई फ़लानी चीज़ हराम है, और कोई मौलवी बोलता है कि फ़लानी चीज़ हराम है। तो ये जितने भी जो है ना सेक्टेरियन इश्यूज़ हों, लेकिन फंडामेंटल्स जितने भी हैं इस्लाम के उस पर सब यकजा हैं। लिहाजा जो सेक्टेरियनिज्म है वो हमारे इस जो है ना डिसीजन को बिल्कुल भी जो है ना ख़त्म नहीं करती, उसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं करती कि भाई हम एक अलग रियासत, हमें एक अलग स्टेट ना मिल सके। क्योंकि जितनी भी जहाँ पर सेक्टेरियनिज्म हो, बहरहाल जो फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम हैं उनको सब ही मानते हैं, ठीक है। फिर हमारा एक यूनिक मुस्लिम कल्चर है। आप देखते हैं कि जो मदीना की रियासत है वो हमारी मॉडल स्टेट बनी, शुरू से ही हमारी जो मॉडल स्टेट बनी वो हमारी मदीना की जो रियासत थी वो हमारी मॉडल स्टेट बनी। और वहीं का जो कल्चर था, आपने देखा जैसे कि इस्लाम में आपने देखा इस्लाम का अपना एक कल्चर है, जो है ना अपना एक लिबास है, अपना एक जो है ना वो स्टाइल है। इस्लाम के अंदर एक बंदे का अपना स्टाइल है। आप देखते हैं बड़ी दाढ़ी होती है, जो है ना सर पे आप देखते हैं कि जो है ना पगड़ी पगड़ी होती है सर के ऊपर, और जो है ना जो शलवार कमीज़ जो है ना वो ख़ास तौर पर आपके बरे-सग़ीर यानी कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर, अरब के अंदर तो जुब्बा कोई सा लंबा सा होता है। बहरहाल कल्चर जो है ना वो याद रखें बात, इस्लाम कभी भी दूसरे आपके जो आपका जो दूसरा कल्चर होगा, आपका जो मेन कल्चर होगा, इस्लाम तो एक मजहबी कल्चर है ना, लेकिन जो पठानों का या पंजाबियों का एक अपना कल्चर है, उस पर इस्लाम अगर आप कोई वो आपकी जो है ना कोई चीज़ शरीयत के ख़िलाफ़ ना जा रही हो तो इस्लाम उसको मना नहीं करता, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने देखा है आजकल जो है ना वो जहेज़ लेने और देने का काफ़ी रिवाज चल पड़ा है, काफ़ी रिवाज, और लड़की वाले अपनी खुशी से जहेज़ दे रहे होते हैं।
तो ये जो कल्चर है, ये कल्चर इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। लिहाज़ा इसको तो आप मना करोगे, इस कल्चर को आप मना करोगे। लेकिन एक कल्चर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं कि सिंधी टोपी है, अजरक है या टोपी है, तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है। लिहाज़ा इस्लाम उसको आके चेंज नहीं करेगा कि भई नहीं हटाओ उसको। बाहर इस्लाम का अपना एक कल्चर है, जैसे कि बड़ी दाढ़ी है आपकी, जो है ना, और उसका अपना एक जो है ना ड्रेसिंग का अपना जो है ना एक स्टाइल है। उसमें इबादतें हैं, उसमें जो है ना आपके ईद है, रमज़ान है आपके, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस्लाम को एक यूनिक जो है ना कल्चर इस्लाम का जो है ना वो शो करती हैं। ताकि इस्लाम का जो यूनिक कल्चर है, वो एक ऐसा कल्चर है जिसके अंदर जो है ना आप देखते हैं कि ईद ईद जब आती है, तो ख़ास तौर पे ईद की मिसाल मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ ताकि ईज़िली समझ आए। तो ईद में आप देखते हैं कि जो ईद उल अज़हा होती है आपकी, उसमें आप जो है ना मुसलमान जितने भी होते हैं वो कुर्बानी करते हैं। उसमें गाय, भैंस और जो है ना ये जितने भी मवेशी हैं आपके, तो हिंदू अगर हिंदुस्तान में ही होंगे आप, तो उनका कल्चर अलग है। वो तो गाय की पूजा कर रहे होते हैं। तो उनका एक अलग कल्चर है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम हिंदुइज़्म से डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको। तो ये इसी तरह से हमारी जो है ना वो एक अलग कल्चर था जिसकी वजह से ईद पर आप अगर कुर्बानी करते हैं तो हिंदू लाज़मी बात है हिंदू ऑपरेशन का आपको सामना करना पड़ेगा क्योंकि उनकी तो माता है वो। उसने तो उनको पूजना है जो है ना, तो पूजने के चक्कर में वो देखते हैं कि भई ये लोग हमारी माताजी को काट के खा रहे हैं। तो अब ये जो हमारा जो कल्चर है, वो कल्चर जो है ना वो हम उस कल्चर को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। मुस्लिम कल्चर जो है उसको हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। लिहाज़ा यही हमारी आइडियोलॉजी है कि हमें इस इस्लाम अब देखिए हर जगह पे इस्लाम ही आपको दिखेगा, ठीक है ना? कुछ और चीज़ें मैंने आपको कहा था कि लैंग्वेज का फैक्टर भी है, लेकिन इस्लाम मेन चीज़ है, ठीक है ना? तो ये आपने लैंग्वेज जो है ना मुसलमानों की जो ज़्यादा जो डोमिनेंट लैंग्वेज रही, वो उर्दू ही रही। हिंदू जो थे वो ज़्यादातर उन्होंने संस्कृत और जो है ना इस तरह की ज़ुबानों की तरफ वो गए। लेकिन मुसलमानों की जो ज़ुबान थी वो हिंदू थी। आपने देखा हिंदू जो उर्दू-हिंदी कंट्रोवर्सी हुई, उस हिंदी-उर्दू कंट्रोवर्सी के अंदर भी आप देखते हैं कि हिंदुओं ने उर्दू को लिफ्ट नहीं करवाई क्योंकि उर्दू मुसलमानों के साथ ख़ास हो गई थी ना। ज़्यादातर मुसलमान उर्दू ही बोलते थे। तो उर्दू मुसलमानों के साथ ख़ास हो गई थी लिहाज़ा इस इसको भी एक फैक्टर बनाया गया कि ये भी हमारी आइडियोलॉजी का एक फैक्टर है कि हमारी लैंग्वेज उर्दू हमारी लैंग्वेज अलग है यानी कि हिंदुओं से लिहाज़ा इस बेस पर हमें अलग कंट्री चाहिए। फिर आप देखते हैं कि हमारी जो है ना वो आइडियोलॉजी के अंदर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी। इसी आइडियोलॉजी के अंदर आप देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम था वो इस्लामिक डेमोक्रेटिक सिस्टम था। जैसे कि आपने देखा मदीना की जो रियासत थी और आपकी जो मक्का की रियासत थी, वहाँ पर आपने देखा कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे वहाँ पर काफ़ी सारे। तो इसी वजह से इस्लाम का अपना एक डेमोक्रेटिक कल्चर भी था। लिहाज़ा जो आपने देखा इस बात को बताने का एक आप लोग इसको एक और डायमेंशन से भी एनालाइज़ कर सकते हैं कि आप देखते हैं कि अमेरिका की जो आइडियोलॉजी है वो डेमोक्रेसी है। ऑल्दो अमेरिका में ही जो है ना सिर्फ़ सबसे पहले आइडियोलॉजी जो डेमोक्रेसी है वो शुरू नहीं हुई, और जगहों पर पहले जो है ना वो डेमोक्रेसी शुरू हुई। लेकिन अमेरिका ऐसा कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा इस डेमोक्रेसी का प्रचार करता है ना। जबकि आप देखते हैं ब्रिटिश जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, लेकिन जो है ना उसने जो है ना दूसरी दुनिया में डेमोक्रेसी नहीं फैलाई। वहाँ पर तो वो इम्पीरियलिज़्म और जो है ना मर्केंटिलिज़्म की पॉलिसीज़ को अपनाता रहा जिसको हम जो है ना कॉलोनाइज़ेशन कहते हैं। ब्रिटिश ने डेमोक्रेसी को नहीं फैलाया, लेकिन अमेरिका ने डेमोक्रेसी को जो है ना वो फैलाया है दुनिया के अंदर। तो अब अमेरिका भी इस बात पर एतराज़ नहीं कर सकता कि भाई जो आपकी जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है, वो चूँकि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे चूँकि वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो अमेरिका भी ये ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता क्योंकि सुपर पावर है वो, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है इस दुनिया के जितने भी मैटर्स हैं। हमारी जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन है, उसके अंदर अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। ये आगे हम चल के डिस्कस करेंगे। तो आपको अंदाज़ा होगा कि अमेरिका का बहरहाल एक इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, और उसकी वजह से भी हमारी जो डेमोक्रेटिक या पॉलिटिकल एवोल्यूशन है उसके ऊपर फ़र्क पड़ा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? तो अब यहाँ पर आप देखें, तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि इस्लाम हमें एक सोशल सिस्टम ऑफ इक्वालिटी देता है। इस्लाम कहता है कि भाई तमाम लोग जो है ना वो बराबर हैं। कोई आप देखते हैं कि जो आपका ताज्जुब है, ठीक है ना? उससे इस्लाम ने मना किया।
ठीक है ना। आपने देखा यह मशहूर हदीस है कि अरबी अजमी जो है ना वो बिल्कुल बराबर है, कोई एक अरबी को अजमी पे फौकियत हासिल नहीं है। अगर कोई बंदा जो है ना काला है और कोई गोरा है, या रिलीजन की बिना पर भी अगर कोई मुसलमान है कोई हिंदू है, तो ये नहीं कर सकते आपके जो है ना आप हिंदू को खामखा मारना शुरू कर दें। इस्लाम इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है। ठीक है, आप समझाएंगे उसको, कुछ बातें बताएंगे, लेकिन कुरान खुद कहता है कि भाई आपने उनको फोर्स नहीं करना इस्लाम कबूल करने पर, ठीक है। तो इस्लाम का बहरहाल से हिंदुओं का तो ये नहीं है। हिंदुओं का तो यही है कि भाई जिसने भी हमारी माता जी को काट के खाया उसको मार दो। अब जो भी मुसलमान वहां पर हैं इंडिया के अंदर, आप देखते हैं ना मुसलमान कहाँ पर उनको काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं, नमाज पढ़ने में मुश्किलात, मस्जिदें तोड़ दी उनकी, ठीक है ना, काफ़ी मतलब नुकसान पहुंचाया। तो इस्लाम का सिस्टम ये है कि सोशल सिस्टम ऑफ इक्वालिटी, ये हमारी आइडियोलॉजी की बेसिस हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये हमारी, अगर हमारा कंट्री, हमने ये बात की कि हमारा कंट्री अगर आज़ाद होता है तो हमारी जो प्रैक्टिसेस होंगी हमारे मुल्क के अंदर वो ये सारी प्रैक्टिसेस होंगी। तो यही हम अपनी आइडियोलॉजी बता रहे हैं, ठीक है। फिर इसी बिना पर हमें, हमारे पास जब एक सेपरेट टेरिटरी होगी, तो ये आइडियोलॉजी का क्यों है, ये पॉइंट क्यों है आइडियोलॉजी का, सेपरेट टेरिटरी, हालांकि ये तो मकसद है, ये तो ऑब्जेक्ट है उनका, ऑब्जेक्टिव बहरहाल है, लेकिन सेपरेट टेरिटरी की बात सिर्फ इसीलिए यहां पर की है कि भाई हमने चूंकि अपने जो हमारा रिलीजन है उसको हमने फ्रीली जो है ना वो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तमाम बातें बताने का मकसद ये है कि भाई हमें एक सेपरेट टेरिटरी, एक सेपरेट होमलैंड चाहिए, ताकि हम अपनी जो है ना वो जो रिलीजन है, अपना जो कल्चर है उसको हम प्रैक्टिस कर सकें, हम अपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें। ना कि ये कि हम हिंदुओं के जो है ना वो उनके यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हम माइनॉरिटी के अंदर रहें। हमें अपना एक जो है ना सेपरेट टेरिटरी हमें चाहिए, सेपरेट होमलैंड चाहिए, ताकि हमें एक अलग से जो है ना अपना रिलीजन हम प्रैक्टिस कर सकें। फिर अगला आपका है टू नेशन थ्योरी की बात है कि टू नेशन थ्योरी क्या है। टू नेशन थ्योरी आप समझ लें एंटी हिंदू। क्यों? क्योंकि हिंदू एक अलग कौम है, मुसलमान एक अलग कौम है। अब ये नहीं हो सकता कि जैसे कि आप देखते हैं कि कायदे आज़म ने और जो है ना आपने देखा कि सर सैयद अहमद ख़ान ने, इन्होंने काफ़ी कोशिशें की हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। एट दी एंड क्या हुआ, उनको भी यही डिसाइड करना पड़ा कि भाई ये, उनको भी समझ में आ गया कि यहाँ पर टू नेशन थ्योरी अप्लाई हो रही है। उनको भी खुद समझ में आ गई ये बात कि भाई हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौमें हैं, ठीक है। तो ये टू नेशन थ्योरी हमारी, इसीलिए हम यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि हम ये बता सकें कि हमारा जो एक एलिमेंट है रिलीजन का वो बिल्कुल अलग है, हिंदुओं से बिल्कुल अलग है। क्योंकि हिंदू भी आप देखते हैं कि रिलीजियस एक जो है ना काफ़ी, उनका जो रिलीजन है वो भी दुनिया में काफ़ी मशहूर है, ठीक है। हिंदुओं का जो रिलीजन है वो भी काफ़ी मशहूर है। लिहाजा मजहब की बिना पर हमारी जो नेशन है वो बिल्कुल अलग अलग है। टू नेशन थ्योरी यहीं पर इवॉल्व हुई और काफ़ी जगहों पर आपने देखा। तो टू नेशन थ्योरी भी हमारी आइडियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ताकि हम ये बता सकें कि हमने जो टू नेशन की बात की है वो हमारा मुकाबला हिंदुओं के साथ है, ठीक है ना। ऑल्दो वहाँ पर और भी लोग थे, आप देखते हैं वहाँ पे जो है ना सिख भी थे, ठीक है, बुद्धिस्ट भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, लेकिन ज़्यादातर जो थे वो हिंदू थे। लिहाजा हमने जो टू नेशन थ्योरी की बात की वो हिंदू, क्योंकि ऑपरेशन भी हिंदुओं ने ही किया मुसलमानों के ऊपर, इसी वजह से हमने टू नेशन थ्योरी में यही बात की कि मुसलमान एक, पहली बात ये कि मुसलमान एक अलग कौम है, और वो अलग कौम है, अलग उसका कल्चर है, हर चीज़ अलग है, और हिंदू एक अलग कौम है। तो लिहाजा हमें जो है ना एक अलग होमलैंड चाहिए जहाँ पर हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करेंगे। तो ये तमाम हमारे आइडियोलॉजी जो है ना, जो हमारी आइडियोलॉजी थी उसके एलिमेंट्स थे, ये मैंने आपको बता दिए सारे के सारे। अब हम बात करते हैं कि जिन्ना, जो आपका कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, उनका रोल क्या रहा है, किस चीज़ में रोल क्या रहा है, कि हमारी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है उसको परसुएड करने में क्या रोल रहा है। देखें, आइडियोलॉजी तो हमारी यही कि हमें जो मेन बात हुई इसके अंदर हुई कि हमें एक सेपरेट होमलैंड चाहिए, क्योंकि हम एक अलग जो है ना वो नेशन है। तो इस बात को कायदे आज़म ने कैसे परस्यू किया, कायदे आज़म का क्या रोल रहा है, इस पर कभी सवाल भी आ जाता है। लिहाजा वो सवाल कभी मैंने देखा था कि आया भी था, लिहाजा वो सवाल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो वो सवाल आप लोग यहाँ पर देख लें। वो यही सवाल है कि रोल क्या है कायदे आज़म का, कि जो है ना उन्होंने आपकी आइडियोलॉजी को जो है ना वो परसुएड किया, उनका रोल क्या है।
तो रोल आपका प्री पार्टीशन भी होगा और आपका पोस्ट पार्टीशन भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया। सबसे पहले हम प्री पार्टीशन देख लेंगे। तो प्री पार्टीशन में आपने सबसे पहले देखा कि 1940 में जो लाहौर एड्रेस किया, लाहौर में जो कायदे आज़म ने एड्रेस दिया, वहाँ पर उन्होंने, क्योंकि इससे पहले लाहौर एड्रेस से पहले कायदे आज़म का मकसद यही था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो जाए, हिंदू और मुसलमान साथ साथ हो जाए। देखा उन्होंने गांधी के साथ भी मुज़ाकरात किए, नेहरू के साथ भी मुज़ाकरात किए, लेकिन एट द एंड कायदे आज़म को ये समझ में आ गया, 1940 में उनको ये समझ में आ गया कि भाई हमें एक नए होमलैंड की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक सेपरेट होमलैंड है, एक सेपरेट नेशन है हमारी। ठीक है, तो हमें एक जो है ना वो न्यू होमलैंड की बहरहाल ज़रूरत है। ठीक है, ये लाहौर एड्रेस में उन्होंने साफ बात की, और यहीं से मुसलमानों को और बाकी जो हमारी जो पूरी कौम थी उनको एक जो है ना वो रास्ता मिला, एक मोटिवेशन मिली कि हाँ भाई अब जो हम अपनी कैंपेन्स करेंगे वो इसी बिना पर करेंगे कि हमें एक अलग होमलैंड चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, ट्रायल्स फॉर यूनिटी आपने देखा कायदे आज़म ने किए, बहुत सारे ट्रायल्स की, ये पॉइंट पहले नंबर पे आना चाहिए था, लेकिन बहरहाल बात तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि ट्रायल्स फॉर यूनिटी है। इसके अंदर क्या उन्होंने इंक्लूसिवनेस पॉलिसीज अपनाई। कैसे? उन्होंने हिंदू मुस्लिम रिकन्सिलिएशन के लिए काम किया। आपने देखा कि लखनऊ पैक्ट के अंदर, लखनऊ पैक्ट में जो है ना मुसलमान और ये लोग जो है ना वो साथ साथ मिलके जो है ना उन्होंने अपनी डिमांड रखी कि भाई हमें, दोनों ने ये रियलाइज़ किया, हिंदुओं ने और मुस्लिम ने, कि भाई हमें जो है ना आज़ादी चाहिए। हिंदू और मुस्लिम ने दोनों कहा कि भाई हमारा पहला मकसद होगा आज़ादी लेना, बाद में हम डिसाइड करेंगे कि भाई पाकिस्तान एक अलग कंट्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये बात की बात है। पहले जो आपने देखा था लखनऊ पैक्ट में उन्होंने मिल के बातें की थी, तो ये कायदे आज़म की ही मेहनत की वजह से इन्होंने यूनिटी के लिए जो कोशिशें की थी वो कायदे आज़म की मेहनत थी सारी। फिर आपने खुद देखा वहाँ पर नेहरू ने जो है ना वो आपने देखा कि नेहरू ने धोखा दिया, गांधी ने भी धोखा दिया। आपने देखा कि जब छोरा छोरी इंसिडेंट हुआ तो गांधी छोड़ के भाग गया। तो कायदे आज़म की कोशिशें बहरहाल शुरू से रही, लेकिन लाजमी सी बात है हिंदुओं ने धोखा दिया, तो ये कायदे आज़म का रोल था। फिर आपकी जो टू नेशन थ्योरी है वो आपने देखा कि साफ साफ जो कायदे आज़म ने डे ऑफ डिलीवरेंस था उसमें आपने देखा कि साफ साफ जाहिर हो गई टू नेशन थ्योरी। आपने देखा कि डे ऑफ डिलीवरेंस से पहले आपने देखा जो कांग्रेस का 2 साल का रूल था हिंदुस्तान के ऊपर, उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आज़ान बैन कर दी, गाय को हलाल करना या जो है ना आपकी भैंस वगैरह को हलाल करना, इसको बैन कर दिया उन्होंने, काफ़ी चीज़ उन्होंने बैन कर दी। तो फिर वो जो डे ऑफ डिलीवरेंस था वहाँ पर, मतलब इससे पहले ही मैंने ये बात इसीलिए लिखी है ताकि आपको याद रहे ये बात कि डे ऑफ डिलीवरेंस में ही इस बात का एहसास हो गया था कि भाई टू नेशन थ्योरी हमारी जो है ना वो यहाँ पर साफ जाहिर हो गई थी। तो ये भी कायदे आज़म की ही जो है ना उन्होंने कैंपेन्स की, उन्होंने लाजमी, आपने देखा पाकिस्तान मूवमेंट जो थी उसमें कायदे आज़म आगे आगे थे, उसमें लाज़मी बात है आपका रोल ऑफ उलमा भी था, रोल ऑफ स्टूडेंट्स भी था, रोल ऑफ वुमेन्स भी था, ये आपका काफ़ी जो है ना इसके अंदर था। ठीक है, फिर कायदे आज़म ने आपने देखा कि सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए पहले तो वो नहीं मान रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कायदे आज़म के, आपने देखा कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स अगर आप देखें तो कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की है। लेकिन उससे पहले आपने देखा कि जो लखनऊ पैक्ट हुआ, जो शिमला डेपुटेशन था, वहां पर कायदे आज़म की जहां पर भी बात आई तो कायदे आज़म ने वहां पर जो है ना वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं की। हिंदुओं ने कहा कि भाई हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे आपको, यानी कि मुसलमानों के लिए अलग से इलेक्शन नहीं होगा कि मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान ही वोट करें। इस बात को कई दफ़ा कायदे आज़म ने माना कि ठीक है भाई सेपरेट इलेक्टोरेट मत दो हमें, लेकिन और डिमांड्स थी उनकी, वो और डिमांड्स नहीं मानी गई। लेकिन बाद में बहरहाल कायदे आज़म ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात आखिरकार कर ही दी कि भाई हमें सेपरेट इलेक्टोरेट ही चाहिए, क्योंकि हिंदुओं का हमने देख लिया कि इन्होंने कितना ज़्यादा जो है ना हमारे साथ जुल्म किया वो दे। फिर कायदे आज़म आपको पता है जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसके लीडर भी थे। 1946 का जो इलेक्शन था उसमें इनको आपने देखा कि काफ़ी इनको जो है ना वो सीटें इन्होंने जीती। हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की हैं ये बातें कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो लीडर थे वहाँ पे 1946 में जो इलेक्शन हुआ उसमें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनको जो है ना वो सपोर्ट हासिल हुआ, काफ़ी सीटें लोग जीते। तो फिर तभी इनकी बात में दम पैदा हुआ ना, तभी आपने देखा कि जो गवर्नर जनरल था आपका सर क्रीक था और आपका जो माउंट बैटन था,
दोनों ने रिजाइन किया कांग्रेस से। क्यों? क्योंकि वो आपने उस टाइम एक आपने याद रखना है इस जहन में कि उस टाइम एक पोस्ट हुआ करती थी गवर्नर जनरल की। गवर्नर जनरल की जो पोस्ट हुआ करती थी वो आपका जो आज के जमाने में हमारा प्रेसिडेंट है ना, जो प्रेसिडेंट के पास पावर्स थी, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के पास तो पावर्स नहीं है। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसके पास जो पावर्स हैं, वीटो पावर, आपका जो है ना अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास भी वो पावर्स नहीं है। जैसे कि आपका अल्लाह भला करे, जो आपकी जो असेंबली है, जो कांग्रेस है आपकी, उसको जो लेजिस्लेटिव आपकी जो ब्रांच है, वहां पर जितने भी मेंबर्स हैं उस इसको हम कहते हैं असेंबली। तो असेंबली को तोड़ देने की जो पावर थी वो आपकी गवर्नर जनरल के पास थी। ठीक हो गया? तो उस टाइम ये गवर्नर जनरल आपके जो थे वो आपके मेरे ख्याल में ये आपके माउंट बैटन थे या मेरे ख्याल वो थे सर क्रिक थे, बहरहाल कोई थे इनमें से। उन्होंने भी बहरहाल रिजाइन कर दिया। ठीक हो गया? तो ये फिर एक और पोस्ट होती है वायसरॉय की। वायसरॉय कौन होता है ये भी आप लोग समझ लें कि वायसरॉय कौन होता है। वायसरॉय वही होता है कि जो मतलब कि कोई भी मोनार्की होती है ना, वायसरॉय हमेशा मोनार्की रूल के अंदर होता है। मोनार्की से मुराद ये जो आपने देखा है कि बादशाही निजाम है ना, राजा महाराजा बादशाह वजीर, ये वाला जो निजाम है ना, इसके अंदर आपका एक पोस्ट होती है वायसरॉय की, जो कि कॉलोनी को, किसी भी कॉलोनी को कंट्रोल करता है। कॉलोनी के लिए जो है ना वो पॉलिसीज बनाता है और उसी कॉलोनी के अंदर वो अपना एक बंदा बिठाता है जिसे हम कहते हैं गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल बेसिकली अंडर वायसरॉय काम कर रहा होता है। ठीक है? तो ये वायसरॉय और ये गवर्नर जनरल आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो है ना इन दोनों ने, आपका जो गवर्नर जनरल और वायसरॉय दोनों ने ही रिजाइन कर दिया 1946 इलेक्शन के बाद। आपने देखा, फिर आपने देखा कि आपका जो है ना 3 जून प्लान जो था, 3 जून प्लान में उन्होंने सारी बातें डिस्कस कर दी कि पाकिस्तान जो अलग कंट्री बनेगा उसमें क्या क्या प्लानिंग होगी। वो तमाम बातें उन्होंने 3 जून प्लान जो था आपका उसमें उन्होंने डिस्कस कर लिया था। और बहरहाल आपका जो लाहौर रेजोल्यूशन थी उसके अंदर जो है ना ये सेपरेट होमलैंड की जो रेजोल्यूशन आपकी जो है वो मंजूर हो गई थी, जिसको हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं। ये आपकी जो है ना वो मंजूर हो गई थी। तो फिर पाकिस्तान आज़ाद हो गया ऑफिशियली। अब सेपरेट होमलैंड जब आपका बन गया तो फिर आपका पोस्ट पार्टीशन का एरा शुरू हो जाता है।